हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 जून का एनालिसिस देख लेते हैं। उससे पहले अब बिग बिग शाउट आउट टू नवीन एंड भीम जी एंड यशवंत कुमार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेगुलरली आप अपने आंसर्स अपलोड कर रहे हैं। सो बिग शाउट आउट टू यू एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, आई मस्ट से। एंड ये आपको 1 इंच क्लोजर लेके जा रहा है अपने गोल की तरफ, रेगुलरली अगर आप ऐसा करेंगे तो। देन विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो क्या भाई अब तक 6 एड्रेस कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, तो आते रहते हैं टीवी पे, तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ये मार्च 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया था इस स्कीम को। ठीक है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड जो माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस थी, ठीक है, उसके लिए इसको लाना जरूरी था। गरीब कल्याण अन्न योजना, नाम से समझ में आ रहा है अन्न प्रोवाइड करवाएगी लोगों को। ठीक है, कंसिडर्ड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो क्या एम करेगी, सफिशिएंट फूड हो पुअर एंड नीडी को ड्यू टू कोरोना वायरस क्राइसिस। ठीक है, पहला रिलीफ पैकेज एज अ फॉर्म ऑफ पहला रिलीफ पैकेज इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत कौन से मतलब कहाँ कहाँ पे क्या है कि देखो, राशन तो जाएगा ही लोगों के पास, पर कौन सी स्कीम के अंदर इसको डिवोल्यूट किया है। पीडीएस स्कीम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 1997 से चली आ रही है हमारे यहाँ पे। अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स। ठीक है, जो बीपीएल वगैरह के कार्ड होल्डर्स है ना, और ये कौन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डाटाबेस होता है, सेंसस से निकालते हैं वो कि कौन सा हाउस होल्ड एलिजिबल है। ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में। तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज को कितना मिलेगा, 5 किलो ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 1 kg ऑफ ग्राम भी देंगे पर मंथ। तो जो पहले पैकेजेस थे ना उसमें ग्राम का प्रोविजन नहीं था, चना भी दिया जाएगा इस बार, पर मंथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हम एनएफएसए देख लेते हैं थोड़ा, एनएफएसए के बारे में। क्या होता है इसमें, एलिजिबल हाउस होल्ड्स को ये मिलता है एनएफएसए के थ्रू जो राशन मिलता है। ठीक है, तो हाउसेज कवर्ड अंडर प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड अंत्योदया अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदया अन्न योजना के तहत इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कौन से हैं और जिनको क्या मिलता है। पहले तो 5 किलो ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट सब्सिडाइज प्राइस अंडर द पीडीएस स्कीम। ठीक है, तो जो पीडीएस स्कीम के हाउस होल्ड है ना, उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोला जाता है। उनको 5 kg पर पर्सन, मान लो घर में 5 जने हैं ना, तो 25 किलो अनाज दिया जाएगा उनको। ठीक है, और कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट अंडर द पीडीएस स्कीम। फिर अंत्योदय अन्न योजना में क्या मिलता है, हाउस होल्ड को इकट्ठा मिलता है। ठीक है, कि यहाँ तो 5 किलो दिया जाता है, यहाँ सीधा 35 kg राशन दे देते हैं पर हाउस होल्ड पर मंथ एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया किलो दे देते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी पड़ेगी एंड लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की, जिसको हम पीडीएस स्कीम के थ्रू टारगेट करेंगे। प्लस हाउसेज कवर्ड अंडर अंत्योदय अन्न योजना, तो ये भी हाउस होल्डेड माने जाएंगे। एंड अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को ही कवर करता है एनएफएसए। ठीक है, देन देख लेते हैं पीसीआर टेस्टिंग इज डबल एज स्वॉर्ड। तो मैंने आपको 110 टाइम्स अब तो पीसीआर करा चुकी हूँ, आपको याद ही हो गया होगा। तो आरटी-पीसीआर के बारे में देख लेते हैं, कोविड-19 को कैसे डिटेक्ट करता है। अब जो कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट है जो कॉज करता है वो SARS-CoV-2 वायरस है, हमें पता है। आरएनए वायरस है, पहली बात है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारे सेल्स में डीएनए होता है, पर ये जो वायरस है इसके पास आरएनए होता है। ठीक है, तो 10 आरटी-पीसीआर टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ SARS-CoV-2 आरएनए। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए पीसीआर टेस्टिंग कराते हैं। पीसीआर का क्या मतलब होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो कोई भी डीएनए है या आरएनए है ना, उसको मतलब एम्पलीफाई, नंबर उसका इंक्रीज करके दिखाती है ये मशीन। 35 टाइम 100 टाइम बढ़ा दिया उसके नंबर को, तो क्या होता है, छोटी सी चीज भी, इतनी सी चीज भी इतनी बड़ी दिख जाएगी क्योंकि उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो क्या होता है, इन दिस आरएनए इज कन्वर्टेड टू डीएनए। पहले आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कराएंगे, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं फॉर डिटेक्टिंग वायरस। क्या होता है, जब हम डीएनए से आरएनए कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। पर अगर आरएनए से डीएनए कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तभी इसको आरटी-पीसीआर कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ आई अब क्यों आरटी-पीसीआर कहते हैं। कैरिड आउट कैसे होता है भाई, सार्च डीएनए तो तब एम्पलीफाई करेगा ना जब उसके पास सैंपल होगा वायरस का। तो सैंपल कैसे निकालते हैं, टीवी में देखा होगा ना, वो ग्लव्स पहन के और नाक में वो स्वैब्स दे देते हैं। ठीक है, मुंह में गले में स्वैब्स दे देते हैं। तो बेसिकली जो लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस है, जैसे नेजल और नेजोफैरिंजियल। ठीक है, नेजोफैरिंजियल मतलब नाक के और गले के, जहाँ से हम खाना निगलते हैं वो वाले पार्ट का सैंपल लिया जाता है, थूक वगैरह का। एंड फिर सैंपल में केमिकल सॉल्यूशंस मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाहर की प्रोटीन और फैट की लेयर टूट जाती है। अब क्या होता है, एक तो ये हमारा सेल होता है, ये सेल वॉल होती है। ठीक है, हमारे पास नहीं होती सेल वॉल, हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, तो ये दोनों वॉल भी तो हटानी पड़ेंगी ना इस डीएनए को एक्सेस करने के लिए, तो वो केमिकल्स इस वॉल को हटा देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो पीसीआर है वो 35 साइकिल तक चलता है, मतलब
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देता है उसकी, एंड अराउंड 35 बिलियन न्यू कॉपीज क्रिएट कर देता है वायरल डीएनए के, ठीक है। तो इसकी वो कर देता है, डीएनए में क्रिएट कर देता है, क्योंकि पहले तो आरएनए एक्सट्रैक्ट करता है उस वॉल्स को डिसॉल्व करके, बाहर वाली को, सेल मेम्ब्रेन्स को, फिर जो आरएनए से डीएनए बनाएगा एंड फिर उसको एम्पलीफाई करके दिखा देगा। एज न्यू कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए सेक्शंस आर बिल्ड, द मार्कर लेबल्स अटैच टू द डीएनए स्ट्रैंड। क्या होता है, ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया ना, यहाँ पे एक मार्कर लेबल अटैच कर देते हैं इनिशियली ही, पहले मतलब एक केमिकल सा लगा देते हैं, ठीक है। एंड देन रिलीज अ फ्लोरोसेंट डाई, फ्लोरोसेंट डाई मतलब वो दूर से चमक जाएगी, ठीक है। तो विच इज मेजर्ड बाय मशीन्स, कंप्यूटर एंड प्रेजेंटेड इन रियल टाइम ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो क्या होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि अगर भाई फ्लोरोसेंट डाई निकल रही है तो पता चल जाएगा ये वायरल मार्कर ही है, वायरल मार्कर के पास ही ऐसी, मतलब बेसिकली वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इस तरीके का कराएंगे ना, तो उससे वो समझ में आ जाएगा कि ये तो SARS-CoV-2 वायरस का ही है। एंड व्हेन अमाउंट गोज ओवर सर्टेन लेवल ऑफ फ्लोरेसेंस, मतलब ज़्यादा चमक रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। ये डायग्राम भी है, देखो आरएनए है, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए बन जाएगा, डीएनए को फिर पीसीआर में डाल देंगे, एम्पलीफाइड डीएनए मतलब डीएनए की अमाउंट बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी और ये ज़्यादा डीएनए बन जाएंगे। सो दिस इज द फंडा ऑफ पीसीआर। सो वाई इट इज कंपेयर टू डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, बून और बेन है, दो तरीके की चीजें हैं इसकी। पहले तो ये बून क्या है, इट एक्यूरेटली डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ वायरस, अगर है तो वो प्रेजेंस बता देगा, बट इट इज प्रोन टू फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव केसेस, तो फॉल्स भी इसमें आ सकते हैं। अब वो कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन क्या होता है, अगर आप सैंपल निकाल रहे हो, तभी बोलते हैं ना कि जो सैंपल कलेक्शन है वो बहुत ट्रेंड आदमी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अगर उसमें कोई और गलती से उसने जीन सेगमेंट डाल दिया, किसी और का सैंपल मिक्स कर दिया, थोड़ी कंटेमिनेशन स्टेराइल तरीके से नहीं करा, तो वो फॉल्स पॉजिटिव डिक्लेयर कर सकता है, मतलब बाहर से उसमें कोई कोविड का स्ट्रेन आ गया। तो फॉल्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, पर्सन विद इन्फेक्शन वॉज मिस्ड बाय द टेस्ट, ठीक है। तो वायरल लोड मतलब लोअर हो उसके, मतलब मान लो कि उसने थ्रोट का ले लिया हो, ठीक है, थ्रोट का ले लिया तो थ्रोट में तो ज़्यादा वो होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो मान लो उसने थ्रोट का ले लिया, गले का सैंपल ले लिया और उसमें नेगेटिव की चांसेस ज़्यादा हैं, तो फॉल्स नेगेटिव भी जनरेट हो सकते हैं। एंड मैंने आपको एक आर्टिकल में कवर कराया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समवेयर सेड दैट, कि ये जो फॉल्स नेगेटिव वाले हैं ना, ये ट्रोजन हॉर्सेस की तरह होते हैं, ठीक है, मतलब सबको लेके बैठने वाले, ठीक है। तो ये दे विल एक्ट एज अ डिसेमिनेशन ऑफ द कोविड-19 वायरस, ठीक है, SARS-CoV सेकेंड। सो कंसर्न्स क्या है, रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट लीड्स टू ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन ऑफ द एपिडेमिक मैग्नीट्यूड, कि भाई जो केसेस 6 लाख दिख रहे हैं, अगर टेस्ट ही गलत आते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या, कि हमें तो दिख तो 6 लाख रहे हैं और पता चले ये 60 लाख हैं केसेस, है ना। एंड प्रॉपर टाइम पे हम लोगों को क्वारंटाइन नहीं कर पाएंगे एंड हम वायरस की स्प्रेड को फर्दर प्रमोट ही करेंगे। नीड ऑफ द आर क्या है, पहली बात क्रॉस कंटामिनेशन बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए, हैंडल स्टेराइल तरीके से करो, ठीक है। ओनली लेबोरेटरीज अंडर अश्योरेंस, जिनका पता है आपको रिलायबिलिटी है, पाथ लैब्स हो गया, कोई और हो गया, अगर प्राइवेट को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ऐसे ही टुच्चू सी लैब्स को मत इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। क्योंकि पहले तो सिर्फ एनआईवी पुणे में ही किया जाता था टेस्ट, जब स्टार्ट कोविड हुआ था, पर अभी 1000 लैब्स हैं, तो आपको अश्योर करना पड़ेगा कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं या नहीं। एंड फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट इज सस्पेक्टेड, द डॉक्टर शुड अलर्ट अथॉरिटीज हु इन टर्न शुड सब्जेक्ट रीटेस्टेड, ठीक है, तो उसका रीटेस्ट कराना चाहिए। एंड फिर देखना भी चाहिए कि लेबोरेटरी कंसर्न मस्ट बी क्लोज, अगर इस तरीके का कोई लेबोरेटरी से आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव केस है, ठीक है, तो लेबोरेटरी बंद करानी चाहिए, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब उन्होंने ध्यान से सैंपल नहीं लिया। तो ये वाली चीज़ है। एंड बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय स्पेसिफिक क्राइटेरिया एक होना चाहिए, उसी के थ्रू आपको कोविड-19 होना चाहिए। एंड दिस शुड बी पॉपुलराइज, क्योंकि हमारे पास इतना टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी नहीं है। ओके, देन इज अबाउट रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। तो चाइना भाव के लिए आप बोल रहे हैं कि सार्क लेकर आओ भाई, कुछ करवाओ। तो सार्क क्या है, बेसिकली एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, 1985 दिसंबर 8 को एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ, बांग्लादेश के ढाका कैपिटल में। सो कितने कौन से कंट्रीज आते हैं इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बेसिकली ये पूरा एरिया आता है, ठीक है। तो जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं वो नहीं आते हैं इसमें, क्योंकि साउथ रीजनल कॉपरेशन है ना साउथ एशियन का। तो क्या बोला है कि उन्होंने इंडो चाइना बॉर्डर चल रहा है, ठीक है, तो क्या है कि चाइना पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है, ठीक है, वहाँ के टेररिस्ट लोगों का सहारा ले रहा है कि भाई देखो भाई इंडिया में वहाँ फैलाओ, जम्मू कश्मीर में तुम टेररिज्म। नेपाल इज मूविंग क्लोजर टू चाइना, नेपाल भी चाइना से क्लोज मूव कर रहा है ना।
तो नेपाल चाइना की क्लोज मूव कर रहा है, ठीक है, इंडिया के खिलाफ अलग अलग तरीके के बयान पास कर रहा है। चाइना बांग्लादेश को भी वो कर रहा है कि भाई जो भी तुम हमको एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उसमें हम टैरिफ एग्जेम्पशन दे देंगे अप टू 97% ऑन द बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स। इट हैज ऑल्सो इंटेंसिफाइड इट्स टाइज विद श्रीलंका, ठीक है, पहले हम्बनतोता पोर्ट है वहाँ पे, उन्होंने चाइनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया है। वहाँ पे क्या है कि ये देखो ये श्रीलंका है ना, तो इधर है कहीं हम्बनतोता पोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो चाइना ने पहले तो उनको सस्ते लोन देते रहे, पर जब वो पे नहीं कर पाए तो बोला कि हमें अपना ये वाला पोर्ट दे दो, तो उन्होंने उनको दे दिया। सो मोस्ट साउथ एशियन नेशंस आर नाउ लार्जली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इंपोर्ट्स डिस्पाइट जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया। तो साउथ एशियन नेशन चाइना के पास जा रहे हैं ज्यादा। वाई इज सार्क रेलेवेंट नाउ? सेवरल फॉरेन पॉलिसी जो एक्सपर्ट्स उन्होंने क्या कहा है, इंडिया स्ट्रेटेजिक डीलिंग विद चाइना हैज टू बिगिन इन द साउथ एशिया। इन दिस रिगार्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू री इनविगोरेट सार्क, ठीक है, जो 2014 से ही डोल्ड्रम्स में चल रहा है, क्योंकि जहां पाकिस्तान और इंडिया वहां इकट्ठे आ जाए वो चीज़ तो थोड़ा कम ही पॉसिबल है ना चलनी। सो इंडिया स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अदर रीजनल इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिया की कहाँ अलाइनमेंट हो गई? बिम्स्टेक। चलो भाई बिम्स्टेक देख लेते हैं, यहाँ तो पाकिस्तान है, बहुत दिमाग खराब करता है। सो हाउएवर बिम्स्टेक सार को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ना, तो बे ऑफ बंगाल है तो उसमें तो और ज़्यादा जो साउथ ईस्ट नेशन है वो भी आ जाएंगे, बोलेंगे अरे भाऊ हमारे काम की तो बात तुम करते ही नहीं, हम नहीं कर रहे, ये वाली बात तुम्हारी ही चाइना चाइना की बातें हमने नहीं करनी। सो बेसिकली बिम्स्टेक फोकस बे ऑफ बंगाल रीजन में है, दैट्स व्हाई सार्क इज मोर रेलेवेंट फॉर इंडिया चाइना issues. So what needs to be done to revive the process of South Asian economic integration? ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा साउथ एशियन को। कैसे कैसे करेंगे? क्योंकि जो हमारी टोटल साउथ एशियन ट्रेड है ना वो बस 5% है। जो छोटे छोटे आसियान देशेज है ना उनकी हमसे बहुत ज़्यादा है, हमसे 5 टाइम ज़्यादा 25%। तो ये दिखा रहा है कि साउथ एशिया इज लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंटीग्रेशन ही की नाम की चीज़ ही नहीं, कॉपरेट करके कुछ नहीं है। वाइल साउथ एशियन कंट्रीज हैव साइन ट्रेड ट्रीटीज ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड ट्रस्ट डेफिसिट, तो उनकी कोई मीनिंगफुल मूवमेंट हो ही नहीं पाती, ठीक है, ट्रेड ट्रीटीज कर रखे बहुत कर रखे पर उनका फायदा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ट्रेड होनी तो चाहिए डॉलर 67 बिलियन की, पर वो 23 बिलियन ही हो पाती है मुश्किल से, तो हाफ से भी कम। इंडिया को भाई लीड लेनी चाहिए, ठीक है, नेबर्स के साथ काम ढंग से काम करना चाहिए, उनको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ठीक है, एंड देयर इज नीड टू रिससिटेट द नेगोशिएशन ऑन सार्क इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। रिससिटेट मतलब उसको पुनः जीवित करना। सो चैलेंजेस अहेड क्या है? देयर इज एंटी पाकिस्तानी रेटरिक एंड द इस्लामोफोबिया ऑन द इंडियन सॉइल की गो टू पाकिस्तान चल रहा है ना, तो सार्क तो काम करेगा दोबारा से, इट इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। ऑल्सो देयर इज अ रिकरेंट यूज ऑफ बांग्लादेशी माइग्रेंट रेटरिक, ठीक है, तो बांग्लादेश से भी प्रॉब्लम है इंडिया को, एंड पाकिस्तान से भी इंडिया को के बहुत सारे लोगों को, और दोनों ही सार्क के मेंबर्स है। फिर चाइना भी आ गया, तो सार्क को रिवाइव करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की वजह से ये इन्फ्लुएंस करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक विजन ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन कॉन्वल्यूटेड, सो इट इज अनक्लियर वाई स्लोगन्स ऑफ आत्मनिर्भरता एंड वोकल फॉर लोकल मीन्स कि भाई कहना क्या चाहते हो। बात ये है कि आत्मनिर्भरता में एग्जैक्टली डिफाइन करो, क्योंकि चाइनीज ऐप बैन करके आप आत्मनिर्भरता की तरफ तो जा नहीं सकते, बिकॉज ऐसा है तो सारे फोन्स बैन कर दो अगर आप टोटली सेल्फ रिलायंट होना चाहते हो। सो इन दिस कॉस्मोपॉलिटन एरा इट इज सर्टनली नॉट पॉसिबल टू बी completely आत्मनिर्भर। मैनी आर स्टेटिंग दैट इंडिया नीड्स टू कट डाउन इट्स डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट की डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, एंड दिस मार्क्स स्लाइडिंग बैक टू प्रोटेक्शनिज्म। अगर ये कर दिया तो फिर बोलेंगे प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, है ना। सो दिस इज द थिंग। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज, तो कंक्लूजन में देख लो भी, डीपर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लानी पड़ेगी, ठीक है, एंड इंडिया को एक सेंट्रल रोल अपनाना पड़ेगा। सो बेसिकली बिग ब्रदर भी ना हो और सेंट्रल रोल भी अपना ले, तो दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। अब बिम्स्टेक के बारे में मुझे आप लोग बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, सीपेक के बारे में तो पता ही होगा आपको। देन सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, थोड़ा तो आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो रिवाइज करो, गूगल करो और कमेंट डाउन करो दोबारा से, ठीक है। देन इज अबाउट जीएस पेपर 3 सतत इनिशिएटिव। सो इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, एसडीएमसी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी। बहुत अच्छी बात है। वेस्ट क्या है? बेसिकली जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, हम उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। वाह, बहुत सही है, ठीक है। तो दिल्ली ओखला लैंडफिल है ना, वहाँ से जो भी यूज़ है, वहाँ पे जो वेस्ट है वहाँ पे उसको निकालेंगे एंड उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये प्लांट है, ये क्या प्रोसेस करेगा? 17,500 टन्स ऑफ पर एनम ऑफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है। तो क्या होगा? जो म्यूनिसिपल वेस्ट वगैरह में जो कंबस्टिबल कंपोनेंट्स है ना, उनको जला के सिन गैस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो इन टर्न विल बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या होगा?
कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन है, ठीक है, सीबीपी, ये जनरेट होगी हमारी सतत स्कीम के द्वारा। तो सतत इनिशिएटिव क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल बनानी है। मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले आपसे आर्टिकल कवर किया था, आई थिंक जिसमें बताया था कि हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 17% ऑफ द कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज द स्टैट्स। तो देख लो कि हमने ये कार्बन एमिशन कम करना है बाय 2030, ठीक है। हमें क्लीनर फ्यूल की तरफ जाना है। तो दिस सतत इनिशिएटिव इज अ मेथडोलॉजी जिससे हम अचीव कर सकेंगे, ठीक है। एंड दिस विल बेनिफिट बोथ व्हीकल यूजर्स एज वेल एज फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। सो कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, सीबीजी प्लांट्स आर प्रपोज टू बी सेटअप मेनली थ्रू इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर जो भी इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं। सीबीजी क्या है? इन प्लांट्स के थ्रू की जाएगी, जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट होगा थ्रू द कास्केड्स ऑफ सिलेंडर टू द फ्यूल स्टेशन ऑफ ऑयल मार्केटिंग कॉर्पोरेशंस एज फॉर मार्केटिंग ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल अल्टरनेटिव। तो फिर उनको ये बेच दी जाएगी, ठीक है, एज अ ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। Entrepreneurs would be able to separately market the other byproducts, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, जैसे पेट्रोल से पेट्रोलियम, पेट्रोल जब हम रिफाइन करते हैं उसके बाद जो प्लास्टिक्स भी बनते हैं उससे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, इससे भी बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि बायो मैन्योर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर इससे क्या होगा? रिटर्न्स अच्छे होंगे क्योंकि ये बेचे जा सकते हैं फिर से। इससे फिर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी 75,000 लोगों के आसपास, एंड बायो मैन्योर भी काफ़ी जनरेट होगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फार्मर्स के लिए एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा क्योंकि बायोमेन्योर जनरेट हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से हो पाएगा, म्यूनिसिपल वेस्ट लैंडफिल्स में पड़ा रहता है, जला जुलू के भाई कुछ तो निकालो उसमें से। एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी, रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखा हमने 75,000 लोगों को वो मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। नेशनल कमिटमेंट टू अचीव क्लाइमेट चेंज गोल्स एंड हमारा कार्बन एमिशन भी कम होगा। हमारा जो नेचुरल गैस है उसका इम्पोर्ट कम होगा जब हम सस्टेनेबल जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल जनरेट कर रहे हैं। बफर अगेंस्ट क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइसेस फ्लक्चुएशंस, क्योंकि हमें डॉलर में पे करना पड़ता है ना जो भी हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो जो हमारा डॉलर का है जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बच के रहेगा एंड डॉलर हमारी कंट्री में ही रिटेन रहेंगे। सो फॉरेक्स रिजर्व वुड फर्दर स्ट्रेंथन। Then what is biogas? Biogas is produced mainly naturally through the process of anaerobic decomposition. क्या होता है? एक डब्बा मान लो, ठीक है, यहाँ पे इसकी लिड लगा देते हैं, इसमें गोबर, ठीक है, कुछ भी रख दिया ना, कुछ जैसे कि प्रेस मड, शुगर केन, जो भी बचा, कैटल डंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो भी अड़ंगा इस दुनिया में पाया जाता है वो एक जगह घुसा दो, ठीक है। इसमें एनारोबिक कंडीशंस डालो। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो ये सड़ता रहेगा सड़ता रहेगा, फिर क्या एक गैस रिलीज होएगी, ठीक है, इसमें से सड़ सड़ के, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेंगे, तो जो गैस रिलीज होएगी वो मेनली मीथेन होती है एंड इससे हम अपनी कंप्रेस्ड बायोगैस वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्योर मीथेन होगी उसमें 95% तक। सो कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है? एग्जैक्टली सिमिलर टू कॉमर्शियली अवेलेबल नेचुरल गैस, जो हमने बताया था ना, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड एनर्जी पोटेंशियल भी उसका उतना ही है। कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी 52,000 किलो जूल पर केजी, मतलब कि इतनी एनर्जी वो जनरेट करती है बर्न होने पे। एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज इसकी सीएनजी की तरह ही है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस की तरह ही। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल। वे अहेड क्या है? पोटेंशियल फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अबाउट 62 मिलियन टन्स पर एनम। नॉट वेरी खास इंपॉर्टेंट। गोइंग फॉरवर्ड कंप्रेस्ड बायोगैस नेटवर्क कैन बी इंटीग्रेटेड विद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक नेटवर्क जैसे ग्रिड बनानी पड़ेगी, तो सिटी गैस नेटवर्क से उनको लिंक करना पड़ेगा ताकि सप्लाईज एफिशिएंटली हो पाए टू डोमेस्टिक एंड रिटेल यूजर्स इन एक्सिस्टिंग एंड अपकमिंग मार्केट्स, ठीक है। पाइपलाइंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमाइज्ड एक्सेस टू द क्लीनर एंड मोर अफोर्डेबल फ्यूल। सो सतत इनिशिएटिव के बारे में ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट ले सकते हैं अगर आप इसे कोट करेंगे। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। देन इज अबाउट क्लीन एनर्जी कैन सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि क्लीन एनर्जी क्यों जरूरी है, तो बेसिकली हमें क्लीन एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर रिपोर्ट। मोबिलिटी सेक्टर के लिए व्हाट इज रिपोर्ट ऑल अबाउट? ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये बोलती है कि एडवोकेट फॉर स्टिमुलस एंड रिकवरी एफर्ट्स विच वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अ क्लीन रेजिलिएंट एंड लीस्ट कॉस्ट एनर्जी फ्यूचर फॉर इंडिया। कि भाई ऐसे आपको स्टिमुलस या इकोनॉमिक पैकेजेस देनी पड़ेंगी जिससे R&D बेहतर करवाओ या जो भी करवाओ, हमें क्लीन एनर्जी की फ्यूल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फोकस करना पड़ेगा, एनर्जी स्टोरेज पे एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स पे। चैलेंजेस क्या है इसके?
क्योंकि कोविड-19 ने चैलेंज हमें पोस्ट कर दिया है टू द इंडियाज़ ट्रांसपोर्ट एंड पावर सेक्टर एंड फॉर द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट एंड शॉर्ट सप्लाई टू शिफ्ट ऑफ कस्टमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेस। अभी लोगों की डिमांड चेंज होती रहेगी, क्योंकि क्या है कि पहले से ही जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसमें रिसेशन था, क्योंकि लोग बहुत अनसर्टेन थे कि भाई कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, उनको खरीदना पड़ेगा, तो अभी नहीं खरीदते हैं। तो वो फटाफट करवाओ, मतलब डिले मत कराओ। अगर इलेक्ट्रिक कराने हैं तो इलेक्ट्रिक कराओ, लोगों को खरीदो, खरीदने के लिए बोलो, क्योंकि हमें कंजप्शन बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी है बेसिकली, है ना। तो कंज्यूमर की डिमांड एंड प्रेफरेंसेस के अनुसार हमें एक्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स लेड आउट 4 प्रिंसिपल्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी मेकर्स। 4 प्रिंसिपल्स लेके आए हैं। इन्वेस्ट इन लीस्ट कॉस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस, सपोर्ट रेजिलियंट एंड सिक्योर एनर्जी सिस्टम्स, ठीक है, प्रायोरिटाइज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट सोशल एंड इन्वायरमेंटल इक्विटी। तो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो, ऐसे रेजिलियंट एनर्जी सिस्टम लेके आओ, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, जैसे भी जो भी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़िया होनी चाहिए उसकी। अब क्या कर सकते हैं, कोई भी आप टारगेट अचीव करते हो, कोई भी आप पढ़ते हो, क्या होता है शॉर्ट टर्म टारगेट्स, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे चैलेंजेस को मतलब क्रॉस मारना पड़ेगा उस पर। अपॉर्चुनिटी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूड, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेव करनी पड़ेगी, ठीक है, कोविड-19 के लिए अब साफ सफाई सैनिटाइज 36 बार करनी पड़ेगी। एनहांसिंग एंड एक्सपैंडिंग नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह यूज करके, रिड्यूसिंग व्हीकल किलोमीटर ट्रैवल थ्रू वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब भाई वर्क फ्रॉम होम करवाओ, जहाँ से सरकारी जो मुलाजिम हैं वो फॉरेन टूर्स पे जाते थे, कहीं जाते थे, तो उनको बोलो कम से कम कराओ, जहाँ पे पॉसिबल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। मतलब मान लो कोर्ट में गवाही देनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा लो, जरूरी नहीं है आपको कि वहाँ पे अवेलेबल होना जाना, क्योंकि जितना जाओगे उतना फ्यूल वेस्ट होगा आपका। सपोर्टिंग नेशनल स्ट्रैटेजीज टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द फ्राइट एंड पैसेंजर्स सेगमेंट। इन द पावर सेक्टर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, पावर सेक्टर में इम्प्रूविंग द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज, प्रमोटिंग एनर्जी रेजिलियंस एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम सोलर प्लेट्स हम बहुत सारी चाइना से इम्पोर्ट करवाते थे ना, ठीक है। तो यही दिक्कत है कि चाइना से अभी हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनेंगे, तो वो जो सोलर प्लेट्स है वो भी कम करनी पड़ेगी और लोकली हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पोटेंशियल क्या है, रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैन सेव 1.7 गीगा टन्स ऑफ क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम सेव, अगर हमने ये अचीव कर लिया तो। इट कैन अवॉइड अबाउट 600 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन फ्यूल डिमांड बाय 2030। तो फ्यूल डिमांड भी कम होगी, ठीक है, हमें कम डॉलर देने पड़ेंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया होगा, बेटर होगा, हमारी जो ग्लोबल प्रेजेंस एंड ग्लोबल डिमांड है वो ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। देन देख लेते हैं कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइनाज ऐप बैन, ठीक है। तो क्या है कि 59 ऐप्स बैन कर दिए हैं, तो क्या बोल रहे हैं आर्टिकल कि भाई कंट्रोल होना चाहिए, डिलीट मत करवाओ, ठीक है। क्योंकि हमने क्यों बैन किया, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी एंड नेशनल सॉवरेनिटी को हार्म कर रहे थे। तो किसने किया, MIT ने किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, कल ही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज, जो G59 ऐप्स है ये हमारी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को हर्ट कर रही हैं, स्टील कर रही है हमारा डेटा, एंड जो हमारे यूजर्स का डेटा है ना वो दूसरी जगह, मतलब बेसिकली डाटा बाहर पहुंचा रही है इंडिया से एंड चोरी कर रही हैं। तो हमने इसलिए डाटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमारे अपने इंडियन यूजर्स का डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट एंड एड्रेस डाटा लोकलाइजेशन कंसर्न। डाटा लोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मान लो ये इंडिया की बाउंड्री है तो हमारा डेटा यहीं रहना चाहिए, हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे। तो डाटा लोकलाइजेशन एक्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन एनी डिवाइस विच इज फिजिकली प्रेजेंट इन द बॉर्डर ऑफ स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है, जहाँ पे वो डाटा जनरेट हुआ हो। वाई डाटा लोकलाइजेशन इज नेसेसरी इंडिया के लिए, फॉर सिक्योरिंग सिटीजन्स के डाटा को सिक्योर करने के लिए, प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए। रिकमेंडेशंस बाय RBI, ठीक है। तो RBI की रिकमेंडेशंस ने भी ये बोला है कि डाटा लोकलाइजेशन थोड़ा बहुत तो हमें कर ही लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। Extensive data collection by technology companies has allowed process monetize Indian users data outside the country, ठीक है। तो extensive data collect करते हैं, हर बार पे बोल देते हैं भाई जीमेल अकाउंट, जीमेल ID डालो, पासवर्ड डालो, हर जगह कोई भी ऐप खोल के देख लो, तो ये एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन हो रहा है। तो इसको जो क्योंकि अनरेगुलेटेड है अब तक, तो इसके जो हमें नुकसान है उनको कम से कम करना पड़ेगा एंड ऐसे ही हमें नॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोई भी हो गया, सीरी होगी, एलेक्सा हो गया, इन सब पे तो भी तो हम बोलते हैं, वो भी तो डेटा है ना जो इन पे सेव हो रहा है। सो दिस कैन ऑल्सो अ ट्रिमेंडस वैल्यू आउट ऑफ वेरियस डाटा, एंड ये इसको भी बाउंड्री के बाहर अगर ये गया डाटा तो दिस कैन बी अलॉट
harmful. So with the advent of cloud computing, Indian users data is outside the country boundaries, leading to conflict of jurisdiction in case of any dispute. तो dispute हो गया ना, चाइना वाले बोलेंगे हाँ उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, डाटा तो तुम्हारा हमारे ही पास है. एंड आज के टाइम में डाटा इज द बिगेस्ट वेपन. ओके, सो बेटर देन रफेल इज डाटा फिलहाल के टाइम पे. एंड यू कैन लिटरली destroy any other country using the data thing. Data localization is opportunity for Indian technology companies to evolve and outlook from service to products. So recommendations किसने दी थी इसकी? रिकमेंडेशंस कुछ कमिटीज़ ने दिए, जैसे श्री कृष्णा कमेटी. उन्होंने बोला कि लोकलाइज कराओ डाटा फॉर लॉ इन्फोर्समेंट टू हैव इजी एक्सेस टू डाटा, टू प्रिवेंट फॉरेन सर्विलेंस, टू ब्रिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इन इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला है इम्पोज अ हार्ड डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट ऑन पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स. बेसिकली पेटीएम वगैरह इन पे डाटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स ज़्यादा हार्ड रखे हैं इनके लिए. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी सिंस 2018. Then is about CogX. CogX क्या है? It is the world largest event on AI, artificial intelligence, had held in London with over 15,000 participants in attendance from highest level of business, government, industry, हर जगह से आए हुए थे. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट AI अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड. तो बेसिकली हमें भी अवार्ड मिला. माई GOV कोरोना हेल्प डेस्क को अवार्ड मिला है इसके तहत. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो भाई, एनुअली होता है, लार्जेस्ट AI का इवेंट है बेसिकली. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. देन इज अबाउट ग्लोबा एंडरसोनी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट आई मस्ट से. ठीक है, बिकॉज हमारे अभी 2009 प्रीलिम्स में भी प्रोपोसिस के बारे में पूछा था ना, प्लांट के बारे में, वो थोड़ा यूनिक था. तो ये ग्लोबा एंडरसोनी भी यूनिक है इसीलिए. रेयर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ठीक है, नाम क्या है? डांसिंग लेडीज और स्वान फ्लावर्स भी बोला जाता है. वाइट फ्लावर्स होते हैं बेसिकली इसके, एंड येलोइश लिप होता है उनका, बेसिकली वाइटिश येलोइश है. सो कहाँ मिलती है? इन द सिक्किम हिमालयाज. ठीक है, तीस्ता रिवर वैली के रीजन में एंड दार्जिलिंग हिल्स में भी पाई जाती है. ये लिथोफाइट है. लिथोफाइट मतलब रॉक्स पे चिपका रहता है, देखो ऐसे. ठीक है, जैसे लिथोस्फीयर होता है ना, तो वैसी लिथोफाइट है जो प्लांट बेयर रॉक पे उगता है. रिसर्चर्स हैव रीडिस्कवर्ड दिस प्लांट स्पीशीज, क्योंकि 136 साल बाद रीडिस्कवर हुआ है. ठीक है, मतलब 1875 से इसको एक्सटिंक्ट का दर्जा दे रखा था, पर अब इसको रीडिस्कवर किया है in the Sikkim Himalayas near Teesta River Valley. Then is about biosafety level. This I will insert in the group and this is very simple, you can understand. अगर कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं. देन इज अबाउट इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे. वरना अगर आप इसको जूम थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, जस्ट डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच नीड्स एन एक्सप्लेनेशन. देन इज अबाउट इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, जो 30 जून को मनाया जाता है. ठीक है, इट इज़ टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ टुंगुस्का इम्पैक्ट ओवर द साइबेरियन रशियन फेडरेशन. ठीक है, रशिया का ये मैप हो गया ना, तो दिस इज द साइबेरियन पार्ट. एंड यहाँ पे क्या हुआ, 1908 को काफ़ी बड़ा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ था. ठीक है, सो अर्थ लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है. कहाँ पे? तुंगुस्का इन द साइबेरिया रशियन फेडरेशन. ठीक है, तो 1908 में हुआ था. एंड तभी बोला जा रहा है कि भाई उसकी अवेयरनेस के लिए इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन. डू कमेंट डाउन बिलो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.